फर्ज करें आप एक कुरून वस्ती के कस्बे में रहते हैं जहां सालाना डिसेंट्री की वबा फूटती है। आप इलाज तलाश करने का आज़म करते हैं। आपको एक लैब कायम करने, दवाओं की जड़ी बूटियां और गैर मुल्की केमिकल खरीदने, मुआविनीन को तनख्वाह देने और मशहूर डॉक्टरों से मशवरा करने के लिए फंडिंग की जरूरत है। आपको अपनी तहकीक में मसरूफ रहते हुए खुद को और अपने खानदान को खिलाने के लिए भी रकम की जरूरत है, लेकिन आपके पास ज्यादा रकम नहीं है। आप मकामी लकड़हारे, लोहार और नानबाई से रुजू कर सकते हैं और उनसे चंद सालों तक अपनी तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए कह सकते हैं, ये वादा करते हुए कि जब आप बिलाखिर इलाज दरियाफ्त कर लेंगे और अमीर हो जाएंगे तो आप अपने कर्ज अदा कर देंगे। बदकिस्मती से लकड़हारे, लोहार और नानेबाई के राजी होने का इम्कान नहीं है। उन्हें आज अपने खानदानों को खिलाना है और उन्हें मोजज़ाती अद्वियात पर कोई यकीन नहीं। वो कल के पैदा नहीं हुए और अपनी तमाम उम्र में उन्होंने किसी को किसी खौफनाक बीमारी का कोई नया इलाज ढूंढते हुए नहीं सुना। अगर आपको सामान चाहिए माइनस तो आपको नकद अदायगी करनी होगी, लेकिन जब आपने अभी तक दवा दरियाफ्त नहीं की और आपका सारा वक्त तहकीक में सिर्फ हो रहा है तो आपके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? हिचकिचाते हुए आप अपने खेत की काश्त पर वापस चले जाते हैं। डिसेंट्री कस्बे के लोगों को तंग करती रहती है। कोई नई दवा तैयार करने की कोशिश नहीं करता और एक भी सोने का सिक्का हाथ नहीं बदलता। इसी तरह मईशत मुंजमद हो गई और साइंस साकिन रही। ये चक्कर बिलाखिर जदीद दौर में लोगों के मुस्तकबिल पर बढ़ते हुए एतमाद और उसके नतीजे में क्रेडिट के मोजज़े की बदौलत टूटा। क्रेडिट एतमाद का इक्तिसादी मजहर है। आज अगर मैं कोई नई दवा तैयार करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास काफी रकम नहीं है तो मैं बैंक से कर्ज ले सकता हूं या निजी सरमायाकारों और वेंचर कैपिटल फंड से रुजू कर सकता हूं। जब 2014 के मौसम गर्मा में मगरबी अफ्रीका में इबोला फूटी तो आपके ख्याल में एंटी इबोला ड्रग्स और वैक्सीन तैयार करने वाली दवासाज कंपनियों के हिस्स का क्या हुआ? वो आसमान को छू गए। टेकमीरा के हिस्स में 50% और बायोक्रिस्ट के हिस्स में 90% इजाफा हुआ। कुरून वस्तीज में किसी वबा के फूटने से लोग आसमान की तरफ निगाहें उठाते और खुदा से अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ करते। आज जब लोग किसी नई मोहलिक वबा के बारे में सुनते हैं तो वो फोन उठाते हैं और अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए। यहाँ तक कि एक वबा भी एक कारोबारी मौका है। अगर काफी नए कारोबार कामयाब होते हैं तो मुस्तकबिल पर लोगों का एतमाद बढ़ता है, क्रेडिट फैलता है, शरह सूद गिरती है, कारोबारी अफराद आसानी से रकम इकट्ठी कर सकते हैं और मईशत बढ़ती है। नतीजतन लोगों का मुस्तकबिल पर और भी ज्यादा एतमाद बढ़ता है, मईशत बढ़ती रहती है और साइंस उसके साथ तरक्की करती है। कागज पर तो ये सादा लगता है, फिर इंसानियत को इक्तिसादी तरक्की के लिए जदीद दूर तक क्यों इंतजार करना पड़ा? हजारों सालों से लोगों का मुस्तकबिल की तरक्की पर कम यकीन था, इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए कि ये हमारे बुनियादी एहसासात, हमारी इर्तिकाई विरासत और दुनिया के काम करने के तरीके के मुनाफी है। ज्यादातर कुदरती निजाम तवाजुन में मौजूद है और ज्यादातर बका की जंगें एक जीरो सम गेम है जिसमें एक शख्स सिर्फ दूसरे के नुकसान पर ही खुशहाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर हर साल एक मखसूस वादी में तकरीबन इतनी ही घास उगती है। घास तकरीबन 10,000 खरगोशों की आबादी को सहारा देती है, जिसमें इतने सुस्त, कम अक्ल या बदकिस्मत खरगोश होते हैं जो 100 लोमड़ियों के लिए शिकार फराहम कर सकें। अगर एक लोमड़ी बहुत मेहनती है और मामूल से ज्यादा खरगोश पकड़ती है तो दूसरी लोमड़ी शायद भूख से मर जाएगी। अगर तमाम लोमड़ियां किसी न किसी तरह बैक वक्त ज्यादा खरगोश पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं तो खरगोशों की आबादी गिर जाएगी और अगले साल बहुत सी लोमड़ियां भूख से मर जाएंगी। अगरचे खरगोश की मार्केट में कभी कभार उतार चढ़ाव होता है, लेकिन तवील अरसे में लोमड़ियां पिछले साल के मुकाबले में फी साल 3% ज्यादा खरगोश का शिकार करने की तवक्को नहीं कर सकती। यकीनन कुछ माहौलियाती हकीकतें ज्यादा पेचीदा हैं और तमाम बका की जद्दोजहद जीरो सम गेम्स नहीं है। बहुत से जानवर मुअस्सर तरीके से ताउन करते हैं और कुछ कर्जे भी देते हैं। फितरत में सबसे मशहूर कर्ज दहिंदा वैम्पायर बैट्स हैं। ये वैम्पायर्स हजारों की तादाद में गारों के अंदर जमा होते हैं और हर रात शिकार की तलाश में उड़ते हैं। जब उन्हें कोई सोता हुआ परिंदा या लापरवाह मुमालिया मिल जाता है तो वो उसकी जिल्द में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और उसका खून चूसते हैं। हर रात तमाम चमगादड़ें शिकार नहीं पाती। अपनी जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए वैम्पायर्स एक दूसरे को खून कर्ज देते हैं। एक वैम्पायर जो शिकार तलाश करने में नाकाम रहता है घर आएगा और किसी ज्यादा खुशकिस्मत दोस्त से कुछ चोरी शुदा खून मांगेगा। वैम्पायर्स को अच्छी तरह याद रहता है कि उन्होंने किसको खून कर्ज दिया था, लिहाजा बात की तारीख में अगर दोस्त खाली हाथ घर आता है तो वो अपने मकरूज के पास जाएगा जो उसके एहसान का बदला देगा। ताहम इंसानी बैंकर्स के बरक्स वैम्पायर्स कभी सूद नहीं लेते।
अगर वैम्पायर ए ने वैम्पायर बी को 10 सेंटीलीटर्स खून कर्ज दिया तो बी इतनी ही मिकदार वापस करेगा। ना ही वैम्पायर्स नए कारोबारों की माली एआनत या खून चूसने वाली मार्केट में तरक्की की हौसला अफजाई के लिए कर्जों का इस्तेमाल करते हैं माइनस क्योंकि खून दूसरे जानवरों के जरिए पैदा होता है। वैम्पायर्स के पास पैदावार बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। अगरचे खून की मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, वैम्पायर्स ये फर्ज नहीं कर सकते कि 2017 में 2016 के मुकाबले में 3% ज्यादा खून होगा और 2018 में खून की मार्केट में दोबारा 3% इजाफा होगा। नतीजतन वैम्पायर्स तरक्की पर यकीन नहीं रखते। लाखों सालों के इर्तिका में इंसान वैम्पायर्स, लोमड़ियों और खरगोशों जैसी ही हालतों में रहते थे, लिहाजा इंसानों को भी तरक्की पर यकीन करना मुश्किल लगता है। द मिरेकल पाई इर्तिकाई दबाव ने इंसानों को दुनिया को एक स्टैटिक पाई के तौर पर देखने का आदी बना दिया है। अगर किसी को पाई का बड़ा टुकड़ा मिलता है तो किसी दूसरे को नागुजीर तौर पर छोटा टुकड़ा मिलता है। एक मखसूस खानदान या शहर खुशहाल हो सकता है, लेकिन बहैसियत मजमूई इंसानियत आज से ज्यादा पैदावार नहीं करेगी। इसके मुताबिक रिवायती मज़ाहिब जैसे कि ईसाइयत और इस्लाम ने मौजूदा वसाइल की मदद से इंसानियत के मसाइल हल करने के तरीके तलाश किए, या तो मौजूदा पाई को दोबारा तकसीम करके या हमें आसमान में एक पाई का वादा करके। इसके बरक्स जदीदियत उस पुख्ता यकीन पर मबनी है कि इक्तिसादी तरक्की न सिर्फ मुमकिन है बल्कि बिल्कुल जरूरी है। दुआएं, नेक आमाल और मुराकबा तसल्ली बख्श और मुतासिर कुन हो सकते हैं, लेकिन कहत, वबा और जंग जैसे मसाइल सिर्फ तरक्की के जरिए ही हल हो सकते हैं। ये बुनियादी डॉगमा एक सादा ख्याल में समोया जा सकता है। अगर आपको कोई मसला है तो आपको शायद मजीद चीजों की जरूरत है, और मजीद चीजें हासिल करने के लिए आपको उनमें से ज्यादा पैदा करना चाहिए। जदीद सियासतदान और माहिरीन मुआशियात 3 अहम वजूहात की बिना पर तरक्की को जरूरी करार देते हैं। अव्वलन, जब हम ज्यादा पैदा करते हैं तो हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना मयारे जिंदगी बुलंद कर सकते हैं और मुबैना तौर पर ज्यादा खुशहाल जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। सानियन, जब तक इंसानियत बढ़ती रहेगी, इक्तिसादी तरक्की महज वहीं रहने के लिए जरूरी है जहां हम हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में सालाना आबादी में इजाफे की शरह 1.2% है। इसका मतलब है कि जब तक हिंदुस्तानी मईशत हर साल कम अज कम 1.2% नहीं बढ़ती, बेरोजगारी बढ़ेगी, तनख्वाहें गिरेंगी और औसत म्यारे जिंदगी कम होगा। सालिसन, अगर हिंदुस्तानी आबादी बढ़ाना बंद भी कर दें और अगर हिंदुस्तानी मुतवस्सित तबका अपने मौजूदा मेयारे जिंदगी से मुतमईन भी हो, तो हिंदुस्तान को अपने करोड़ों गरीब शहरियों के बारे में क्या करना चाहिए? अगर मईशत नहीं बढ़ती और पाए इसी साइज का रहता है तो आप गरीबों को ज्यादा सिर्फ अमीरों से कुछ लेकर ही दे सकते हैं। ये आपको कुछ बहुत सख्त इंतखाब करने पर मजबूर करेगा और शायद बहुत ज्यादा नाराजगी और यहां तक कि तशद्दुद का सबब बनेगा। अगर आप सख्त इंतखाब, नाराजगी और तशद्दुद से बचना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा पाई चाहिए। जदीदियत ने ज्यादा सामान को तकरीबन तमाम अवामी और निजी मसाइल के लिए एक पैनसिया बना दिया है। इस्लामी बुनियाद परस्ती से लेकर तीसरी दुनिया की आमरीत तक और नाकाम शादी तक। काश पाकिस्तान और मिस्र जैसे मुमालिक सेहतमंद शरह नमू बरकरार रख सकते तो उनकी शहरी निजी गाड़ियों और भरे हुए रेफ्रिजरेटर्स के फवायद से लुत्फ अंदोज होते और वो इस्लामी पीड पाइपर की पैरवी करने के बजाय दुनियावी खुशहाली का रास्ता अपनाते। इसी तरह कांगो और म्यांमार जैसे मुमालिक में इक्तिसादी तरक्की एक खुशहाल मुतवस्सित तबका पैदा करेगी जो लिबरल जमहूरियत की बुनियाद है, और नाराज जोड़े के मामले में उनकी शादी बच जाएगी अगर वो सिर्फ एक बड़ा घर खरीदें ताकि उन्हें तंग दफ्तर न बांटना पड़े, एक डिश वॉशर खरीदें ताकि वो ये बहस करना बंद कर दें कि बर्तन धोने की किसकी बारी है, और हफ्ते में 2 बार महंगी थेरेपी सेशंस में जाएं। इक्तिसादी नमू इस तरह एक अहम मोड़ बन चुकी है जहां तकरीबन तमाम जदीद मज़ाहिब, नजरियात और तहरीकें मिलती हैं। सोवियत यूनियन अपने मेगलोमेनियक 5 ईयर प्लान्स के साथ इतनी ही तरक्की पर माइल थी जितने सबसे ज्यादा कट थ्रोट अमेरिकन रॉबर बैरन। जिस तरह ईसाई और मुसलमान दोनों जन्नत पर यकीन रखते थे और सिर्फ वहां पहुंचने के तरीके पर इख्तिलाफ करते थे, इसी तरह सर्द जंग के दौरान सरमायादार और कम्युनिस्ट दोनों इक्तिसादी नमू के जरिए जमीन पर जन्नत बनाने पर यकीन रखते थे और सिर्फ सही तरीका पर बहस करते थे। आज हिंदू अहया परस्त, दीनदार मुसलमान, जापानी कौम परस्त और चीनी कम्युनिस्ट बहुत मुख्तलिफ अक़दार और अहदाफ से अपनी वाबस्तगी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन वो सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि इक्तिसादी तरक्की उनके मुख्तलिफ अहदाफ को हासिल करने की कलीद है। इस तरह 2014 में दीनदार हिंदू नरेंद्र मोदी को भारत का वजीर आजम मुंतखब किया गया, बड़ी हद तक उनकी गुजरात में इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने में कामयाबी की वजह से, और इस वसी राय की वजह से कि सिर्फ वही सुस्त कौमी मईशत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं।
ऐसे ही ख्यालात ने इस्लामी रेसिप ताइप एर्दोआन को 2003 से तुर्की में इक़्तिदार में रखा है। उनकी पार्टी का नाम माइनस जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी इक़्तिसादी तरक्की के तई उनकी वाबस्तगी को उजागर करता है, और एर्दोआन हुकूमत ने वाकई एक दिहाई से ज्यादा अरसे तक मुतासिर कुन शरह-नमू बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। जापान के वजीर आजम कौम परस्त शिंजो आबे 2012 में 2 दिहाइयों के जमूद से जापानी मईशत को निकालने का अहद करते हुए ओहदा संभाला। इस मकसद को हासिल करने के लिए इनके जारहाना और किसी हद तक गैर मामूली इक़दामात को एबेनॉमिक्स का नाम दिया गया है। दरे असना पड़ोसी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी अब भी रिवायती मार्क्सी लेनिनिस्ट नजरियात की जबानी जमा खर्च करती है, लेकिन अमली तौर पर ये डेंग शाओपिंग के मशहूर अक़वाल से रहनुमाई हासिल करती है। कह तरक्की ही वाहिद सख्त सच्चाई है, वर ये कहा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद, जब तक वो चूहे पकड़ती है। जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है, इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो, चाहे मार्क्स और लेनिन उससे खुश न होते। सिंगापुर में इस संजीदा शहर रियासत के शायान शान उन्होंने इस सोच को मजीद आगे बढ़ाया और वजारती तनख्वाहों को कौमी जीडीपी से मुंसलिक कर दिया। जब सिंगापुरी मईशत बढ़ती है तो वज़रा को तनख्वाह में इजाफा मिलता है, गोया उनका काम ही यही है। दो तरक्की का ये जुनून खुद वाज़े लग सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है कि हम जदीद दुनिया में रहते हैं। माजी में ऐसा नहीं था। हिंदू महाराजे, उस्मानी सुल्तान, कामाकुरा शूगन और हान शहनशाह शाजो नादिर ही इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने पर अपनी सियासी किस्मत दांव पर लगाते थे। ये कि मोदी, एर्दोआन, आबे और चीनी सदर शी जिनपिंग सब अपने कैरियर को इक़्तिसादी तरक्की पर दांव पर लगाते हैं। ये इस तकरीबन मजहबी हैसियत की गवाही है जो तरक्की ने दुनिया भर में हासिल कर ली है। दर हकीकत इक़्तिसादी तरक्की पर यकीन को मजहब कहना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब हमारे ज्यादातर अखलाकी मुखमिसों को हल करने का दावीज करता है। चूंकि इक़्तिसादी तरक्की मुबैना तौर पर तमाम अच्छी चीजों का जरिया है, इसलिए ये लोगों को अपने अखलाकी इख्तलाफात को दफन करने और अमल का वो रास्ता अपनाने की तरगीब देती है जो तवील मुद्दती तरक्की को ज्यादा से ज्यादा करता है। इस तरह मोदी का हिंदुस्तान हजारों फिरकों, पार्टियों, तहरीकों और ग्रोह का घर है। फिर भी अगरचे इनके हतमी मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, उन्हें सबको इक़्तिसादी तरक्की की इसी रुकावट से गुजरना पड़ता है, तो फिर इस दौरान इकट्ठे क्यों ना हो जाएं। मजीद सामान का ये क्रीडो अफराद, फर्मों और हुकूमतों पर जोर देता है कि वो ऐसी किसी भी चीज को नजरअंदाज करें जो इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बन सकती है, जैसे समाजी मसावात को बरकरार रखना, माहौलियाती हम आहंगी को यकीनी बनाना या अपने वालिदैन का एहतराम करना। सोवियत यूनियन में जब लोगों का ख्याल था कि रियासती कंट्रोल शुदा कम्युनिज्म तरक्की का तेज तरीन तरीका है, तो जो कुछ भी कलेक्टिवाइजेशन के रास्ते में आया उसे बिल्डोज कर दिया गया, जिसमें लाखों कुलक्स, आजादी इजहार और बहेरा अराल शामिल थे। आजकल ये आम तौर पर तस्लीम किया जाता है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का कोई वर्जन तवील मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाने का एक कहीं ज्यादा मुअस्सर तरीका है। लिहाजा अमीर किसानों और आजादी इजहार को तहफ्फुज हासिल है, लेकिन माहौलियाती रिहाइशगाहों, समाजी ढांचों और रिवायती अक़दार जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के रास्ते में रुकावट बनते हैं, उन्हें तबाह और खत्म कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो किसी हाई टेक स्टार्टअप के लिए काम कर रही है और $250 फी घंटा कमा रही है, एक दिन उसके बुजुर्ग वालिद को फालिज हो जाता है। अब उन्हें खरीदारी, खाना पकाने और यहां तक कि नहाने में भी मदद की जरूरत है। वो अपने वालिद को अपने घर मुंतकिल कर सकती है, सुबह देर से घर से निकल सकती है, शाम को जल्दी वापस आ सकती है और जाती तौर पर अपने वालिद की देखभाल कर सकती है। इसकी आमदनी और स्टार्टअप की पैदावारियत दोनों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उसके वालिद एक बावकार और मोहब्बत करने वाली बेटी की देखभाल से लुत्फ अंदोज होंगे। मुतबादिल तौर पर इंजीनियर एक मैक्सिकन देखभाल करने वाले की खिदमात हासिल कर सकती है जो $25 फी घंटा के एवज वालिद के साथ रहेगा और उनकी तमाम जरूरियात पूरी करेगा। इसका मतलब इंजीनियर और उसके स्टार्टअप के लिए मामूल के मुताबिक काम होगा और यहां तक कि देखभाल करने वाले और मैक्सिकन मईशत को भी फायदा होगा। इंजीनियर को क्या करना चाहिए? फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का एक पुख्ता जवाब है। अगर इक़्तिसादी तरक्की का तकाजा है कि हम खानदानी रिश्तों को कमजोर करें, लोगों को अपने वालिदैन से दूर रहने की तरगीब दें और दुनिया की दूसरी तरफ से देखभाल करने वाले दरामद करें, माइनस तो ऐसा ही हो। ताहम ये जवाब एक अखलाकी फैसला है, न कि हकाइक पर मबनी बयान। बिलाशुबा जब कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में महारत हासिल करते हैं जबकि दूसरे अपना वक्त बुजुर्गों की देखभाल में सिर्फ करते हैं, तो हम ज्यादा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं और बूढ़े लोगों को ज्यादा पेशा वराना देखभाल फराहम कर सकते हैं। फिर भी क्या इक़्तिसादी तरक्की खानदानी रिश्तों से ज्यादा अहम है?
ऐसे अखलाकी फैसले करने की हिम्मत करके फ्री मार्केट कैपिटलिज्म ने साइंस की सरजमीन से मजहब की सरजमीन में कदम रखा है। ज्यादातर सरमायादार शायद मजहब के उन्वान को नापसंद करेंगे, लेकिन जहां तक मजाहब का ताल्लुक है, सरमायादारी कम अज कम अपना सर ऊंचा रख सकती है। दूसरे मजाहिब जो हमें आसमान में एक पाए का वादा करते हैं, उसके बरक्स सरमायादारी जमीन पर मोजज़ात का वादा करती है माइनस, और कभी कभी उन्हें फराहम भी करती है। कहत और वबा पर काबू पाने का ज्यादातर क्रेडिट तरक्की पर सरमायादाराना पुख्ता ईमान को जाता है। सरमायादारी इंसानी तशद्दुद को कम करने और रवादारी और ताउन को बढ़ाने के लिए भी कुछ कुडूस की मुस्तहिक है। जैसा कि अगले बाब में बताया गया है, यहाँ इजाफी अवामिल भी शामिल हैं, लेकिन सरमायादारी ने मईशत को जीरो सम गेम के तौर पर देखने से रोककर आलमी हम आहंगी में एक अहम किरदार अदा किया, जिसमें आपका मुनाफे मेरा नुकसान है, और उसके बजाय इसे एक विन विन सिचुएशन के तौर पर देखा, जिसमें आपका मुनाफे मेरा भी मुनाफे है। उसने शायद अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने और दूसरे रुख पर चलने के बारे में सदियों की ईसाई तबलीग से कहीं ज्यादा आलमी हम आहंगी में मदद की है। तरक्की की आलेज तरीन कदर पर अपने यकीन से सरमायादारी अपना नंबर 1 हुक्म अखज करती है, अपने मुनाफे को तरक्की बढ़ाने में लगाओ। तारीख के बेशतर हिस्से में शहजादे और परवत अपने मुनाफे को शाहाना करनेवालों, पुरताइश मोहल्लात और गैर जरूरी जंगों पर जाया करते थे। मुतबादिल तौर पर वो सोने के सकों को एक लोहे के संदूक में रखते थे, उसे मेहर बंद करते थे और एक तहखाने में दफन कर देते थे। आज रासिखुल अकीदा सरमायादार अपने मुनाफे को नए मुलाजिमीन की खिदमात हासिल करने, फैक्ट्री को बड़ा करने या एक नई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें खुद करना नहीं आता तो वो अपना पैसा किसी ऐसे शख्स को दे देते हैं जो ये काम करता है, जैसे कि बैंकर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स। मुअख्खर जिक्र ये पैसा मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स को कर्ज देते हैं। किसान नए गंदम के खेत लगाने के लिए कर्ज लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स नए घर बनाते हैं, एनर्जी कॉर्पोरेशंस तेल के नए जखायर की तलाश करते हैं और आर्म्स फैक्ट्रीज नए हथियार तैयार करते हैं। उन तमाम सरगर्मियों से हासिल होने वाले मुनाफे से एंटरप्रेन्योर्स सूद के साथ कर्ज वापस अदा करने के काबिल हो जाते हैं। अब हमारे पास न सिर्फ ज्यादा गंदम, घर, तेल और हथियार हैं माइनस, बल्कि ज्यादा पैसा भी है जिसे बैंक्स और फंड्स दोबारा कर्ज दे सकते हैं। ये पहिया कभी नहीं रुकेगा, कम अज कम सरमायादारी के मुताबिक तो नहीं। हम कभी इस लम्हे तक नहीं पहुंचेंगे जब सरमायादारी कहेगी बस आपने काफी तरक्की कर ली है, अब आप आराम कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरमायादारी का पहिया कभी क्यों नहीं रुकेगा, तो 1 घंटे के लिए एक ऐसे दोस्त से बात करें जिसने अभी $1 लाख कमाए हैं और सोच रहा है कि उनका क्या करे। वो शिकायत करेगा, बैंक्स बहुत कम शरह सूद पेश करते हैं, मैं अपना पैसा ऐसे सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना चाहता जो सालाना बमुश्किल 0.5% अदा करता है। आप शायद गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 2% कमा सकते हैं। मेरे कजन रिची ने पिछले साल सियाटल में एक फ्लैट खरीदा था और वो पहले ही अपनी सरमायाकारी पर 20% कमा चुका है। शायद मुझे भी रियल एस्टेट में जाना चाहिए, लेकिन हर कोई कह रहा है कि एक नया रियल एस्टेट बबल है। तो आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या सोचते हैं? एक दोस्त ने मुझे बताया कि आजकल सबसे बेहतरीन डील ETF खरीदना है जो उभरती हुई मईशतों जैसे ब्राजील या चाइना की पैरवी करता है। जब वो एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुकता है तो आप पूछते हैं, अच्छा तो सिर्फ अपने $1 लाख से मुतमईन क्यों नहीं होते? वो आपको मुझसे बेहतर समझाएगा कि सरमायादारी कभी क्यों नहीं रुकेगी। ये सबक बच्चों और नौजवानों को भी हर जगह मौजूद सरमायादाराना खेलों के जरिए अच्छी तरह सिखाया जाता है। शतरंज जैसे कबलस जदीद खेल एक जमूद ज़दा मुआइशत का मफरूजा रखते थे। आप शतरंज का खेल 16 मोहरों से शुरू करते हैं और आप कभी भी ज्यादा मोहरों के साथ खेल खत्म नहीं करते। नायाब सूरतों में एक प्यादा मलका में तब्दील हो सकता है, लेकिन आप नए प्यादे पैदा नहीं कर सकते और ना ही आप अपने घोड़ों को टैंकों में अपग्रेड कर सकते हैं। लिहाजा शतरंज के खिलाड़ियों को कभी सरमायाकारी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। इसके बरक्स बहुत से जदीद बोर्ड गेम्स और कंप्यूटर गेम्स सरमायाकारी और नमू के गिर्द घूमते हैं, खास तौर पर सिविलाइजेशन स्टाइल स्ट्रैटेजी गेम्स जैसे माइनक्राफ्ट, द सेटलर्स ऑफ कतान या सिड मायर सिविलाइजेशन बहुत माना खेज हैं। खेल चाहे कुरूने वस्तीज में सेट हो, स्टोन एज में या किसी ख्याली परियों की दुनिया में, उसूल हमेशा वही रहते हैं माइनस, और वो हमेशा सरमायादाराना होते हैं। आपका मकसद एक शहर, एक सल्तनत या शायद एक पूरी तहजीब कायम करना है। आप एक बहुत मामूली बुनियाद से शुरू करते हैं, शायद सिर्फ एक गांव और उसके करीबी खेत। आपके असासे आपको गंदम, लकड़ी, लोहे या सोने की इब्तिदाई आमदनी फराहम करते हैं। फिर आपको इस आमदनी को दानिशमंदी से सरमायाकारी करना होती है। आपको गैर पैदावारी लेकिन फिर भी जरूरी औजारों जैसे सिपाहियों और पैदावारी असासों जैसे मजीद गांव, खेतों और कानों के दरमियान इंतखाब करना होता है।
जीतने की हिकमत अमली आमतौर पर गैर पैदावारी जरूरियात में कम से कम सरमायाकारी करना होती है, जबकि अपने पैदावारी असासों को ज्यादा से ज्यादा करना होता है। इजाफी गांव कायम करने का मतलब है कि अगली बारी में आपकी आमदनी ज्यादा होगी, जो आपको न सिर्फ ज्यादा सिपाही खरीदने के काबिल बनाएगी अगर जरूरी हो, बल्कि साथ ही पैदावार में अपनी सरमायाकारी भी बढ़ाने के काबिल बनाएगी। जल्द ही आप अपने गांव को कस्बों में अपग्रेड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटियां, बंदरगाहें और फैक्ट्रियां बना सकते हैं, समंदरों और बहर उकियानूस को दरियाफ्त कर सकते हैं, अपनी तहजीब कायम कर सकते हैं और खेल जीत सकते हैं। द आर्क सिंड्रोम। लेकिन क्या मईशत वाकई हमेशा बढ़ती रह सकती है? क्या आखिरकार उसके वसाइल खत्म नहीं होंगे माइनस और वो रुक नहीं जाएगी? दायमी नमू को यकीनी बनाने के लिए हमें किसी न किसी तरह वसाइल का एक ना खत्म होने वाला जखीरा दरियाफ्त करना होगा। एक हल ये है कि नई जमीनों और इलाकों को दरियाफ्त किया जाए और फतह किया जाए। कई सदियों तक यूरोपीय मईशत की नमू और सरमायादाराना निजाम की तौसी वाकई समंदर पार साम्राज्य फतूहात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती थी। ताहम जमीन पर जजीरों और बरेआज़मों की एक खास तादाद है। कुछ एंटरप्रेन्योर्स उम्मीद करते हैं कि बिलाखिर नए सैयारों और यहां तक के कहकशाओं को भी दरियाफ्त और फतह करेंगे, लेकिन इस दौरान जदीद मईशत को तौसी का एक बेहतर तरीका तलाश करना पड़ा है। साइंस ने जदीदियत को मुतबादिल फराहम किया है। लोमड़ी की मईशत बढ़ नहीं सकती क्योंकि लोमड़ियों को नहीं मालूम कि मजीद खरगोश कैसे पैदा किए जाएं। खरगोश की मईशत जमूत का शिकार है क्योंकि खरगोश घास को तेजी से नहीं आगा सकते, लेकिन इंसानी मईशत बढ़ सकती है क्योंकि इंसान नए मवाद और तवानाई के जराए दरियाफ्त कर सकते हैं। दुनिया को एक मुकर्ररा साइज की पाई के तौर पर देखने का रिवायती नुक्ता नजर ये फर्ज करता है कि दुनिया में सिर्फ दो किस्म के वसाइल हैं, खाम माल और तवानाई। लेकिन हकीकत में तीन किस्म के वसाइल हैं, खाम माल, तवानाई और इल्म। खाम माल और तवानाई खत्म होने वाले हैं, माइनस जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम आपके पास होगा। इल्म उसके बरक्स एक बढ़ता हुआ जरिया है, माइनस जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास होगा। दर हकीकत जब आप अपने इल्म के जखीरे में इजाफा करते हैं तो ये आपको मजीद खाम माल और तवानाई भी दे सकता है। अगर मैं अलास्का में तेल की तलाश में $100 मिलियन की सरमायाकारी करता हूं और मुझे वो मिल जाता है तो अब मेरे पास ज्यादा तेल है, लेकिन मेरे पोते पोतियों के पास इसकी कम मिकदार होगी। उसके बरक्स अगर मैं शमसी तवानाई की तहकीक में $100 मिलियन की सरमायाकारी करता हूं और मुझे उसे इस्तेमाल करने का एक नया और ज्यादा मुअस्सर तरीका मिल जाता है तो मुझे और मेरे पोते पोतियों दोनों को ज्यादा तवानाई मिलेगी। हजारों सालों से तरक्की की साइंसी राह मसदूद थी क्योंकि लोग ये मानते थे कि मुकद्दस कलाम और कदीम रिवायात में पहले ही दुनिया की तमाम अहम मालूमात मौजूद हैं। एक कारपोरेशन जो ये मानती कि दुनिया के तमाम तेल के ज़खायर पहले ही दरियाफ्त हो चुके हैं, तेल की तलाश में वक्त और पैसा जाया नहीं करेगी। इसी तरह एक इंसानी सकाफत जो ये मानती कि वो पहले ही जानने के काबिले हर चीज जानती है, नए इल्म की तलाश की जहमत नहीं करती। ये ज्यादातर क़ब्ल जदीद इंसानी तहजीबों का मौक़िफ़ था। ताहम साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंसानियत को इस यकीन से आजाद किया। सबसे बड़ी साइंसी दरियाफ्त जहालत की दरियाफ्त थी। एक बार जब इंसानों को ये एहसास हुआ कि वो दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं तो उन्हें अचानक नए इल्म की तलाश की एक बहुत अच्छी वजह मिल गई जिसने तरक्की की साइंसी राह खोल दी। हर गुजरती नस्ल के साथ साइंस ने तवानाई के ताज़ा जराए, नए किस्म के खाम माल, बेहतर मशीनरी और नए पैदावारी तरीके दरियाफ्त करने में मदद की। नतीजतन 2016 में इंसानियत के पास पहले से कहीं ज्यादा तवानाई और खाम माल है और पैदावार आसमान को छू रही है। स्टीम इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन और कंप्यूटर जैसी इजादात ने बिल्कुल नई सनतें शुरू से पैदा की हैं। जब हम 20 साल आगे मुस्तकबिल को देखते हैं तो हम पुरातमाद हैं कि हम 2036 में आज की निस्बत कहीं ज्यादा पैदावार और इस्तेमाल करेंगे। हमें नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा है कि वो एक बार फिर पैदावार में इनकलाब लाएंगे और हमारे हमेशा फैलते हुए सुपरमार्केट्स में बिल्कुल नए हिस्से खोलेंगे। लिहाजा हमारे पास वसाइल की किल्लत के मसले पर काबू पाने का एक अच्छा मौका है। जदीद मईशत का असल दुश्मन माहौलियाती तबाही है। साइंसी तरक्की और इक्तिसादी नमू दोनों एक नाजुक हयातियाती करह के अंदर होती हैं और जैसे जैसे वो रफ्तार पकड़ते हैं इसी तरह झटके वाली लहरें माहौलियात को गैर मुस्तहकम करती हैं। दुनिया के हर शख्स को अमीर अमेरिकियों जैसी जिंदगी गुजारने के लिए हमें मजीद चंद सैयारों की जरूरत होगी माइनस, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक है। अगर तरक्की और नमू माहौलियाती निजाम को तबाह कर देते हैं तो उसकी भारी कीमत न सिर्फ वैम्पायर्स, फॉक्सेस और रैबिट्स को अदा करनी पड़ेगी बल्कि सेपियंस को भी। एक माहौलियाती तबाही, इक्तिसादी तबाही, सियासी हंगामा आराई, इंसानी मेयार जिंदगी में कमी और ये इंसानी तहजीब के वजूद को भी खतरे में डाल सकती है।
हम तरक्की और नमू की रफ्तार को कम करके खतरे को कम कर सकते हैं। अगर इस साल सरमायाकार अपने पोर्टफोलियोज पर 6% मुनाफे की तवक्को रखते हैं तो 10 सालों में वो 3% मुनाफा से मुतमईन होंगे, 20 सालों में सिर्फ 1% और 30 सालों में मईशत बढ़ना बंद कर देगी और हम जो कुछ हमारे पास पहले ही है उससे खुश होंगे। फिर भी नमू का अकीदा ऐसे बिदती ख्याल पर सख्ती से एतराज करता है। उसके बजाय ये तजवीज करता है कि हमें और भी तेजी से दौड़ना चाहिए। अगर हमारी दरियाफ्तें माहौलियाती निजाम को गैर मुस्तहकम करती हैं और इंसानियत को खतरे में डालती हैं तो हमें खुद को बचाने के लिए कुछ दरियाफ्त करना चाहिए। अगर ओजोन की तह कम हो जाती है और हमें जिल्द के कैंसर का सामना करना पड़ता है तो हमें बेहतर सनस्क्रीन और बेहतर कैंसर के इलाज ईजाद करने चाहिए। इस तरह नए सनस्क्रीन फैक्ट्रीज और कैंसर सेंटर्स की तरक्की को भी फरोग मिलेगा। अगर तमाम नई सनतें फिजा और समंदरों को आलूदा करती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बड़े पैमाने पर मादूमियत होती है तो हमें अपने लिए वर्चुअल वर्ल्ड्स और हाईटेक सैंक्चुअरीज बनाने चाहिए जो हमें जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें फराहम करेंगे, चाहे सैयारा जहन्नम की तरह गर्म, बेजान और आलूदा ही क्यों ना हो। बीजिंग पहले ही इतना आलूदा हो चुका है कि लोग बाहर जाने से गुरेज करते हैं और अमीर चीनी अंदरूनी हुआ साफ करने वाले निजामों के लिए हजारों डॉलर अदा करते हैं। इंतहाई अमीर लोग अपने सहनों पर भी हिफाजती आलात बनाते हैं। 2013 में बीजिंग के इंटरनेशनल स्कूल ने जो गैर मुल्की सिफारतकारों और आलीज तबके के चीनियों के बच्चों को तालीम देता है एक कदम आगे बढ़ाया और अपने 6 टेनिस कोर्ट्स और अपने खेल के मैदानों पर एक बड़ा $5 मिलियन का गुंबद तामीर किया। दूसरे स्कूल भी इसकी पैरवी कर रहे हैं और चीनी हुआ साफ करने की मार्केट उरूज पर है। यकीनन ज्यादातर बीजिंग के रिहायशी अपने घरों में ऐसी पुरताईश चीजों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और न ही वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल भेजने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। इंसानियत खुद को एक दोहरी दौड़ में घिरी हुई पाती है। एक तरफ हम साइंसी तरक्की और इक्तिसादी नमू की रफ्तार को तेज करने पर मजबूर महसूस करते हैं। 1 अरब चीनी और 1 अरब हिंदुस्तानी मुतवस्सित तबके के अमरीकियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो कोई वजह नहीं देखते कि जब अमरीकी अपनी SUVs और शॉपिंग मॉल्स को तर्क करने को तैयार नहीं है तो उन्हें अपने ख्वाबों को क्यों रोका जाए। दूसरी तरफ हमें कम से कम इकोलॉजिकल आर्मागेडन से एक कदम आगे रहना चाहिए। इस दोहरी दौड़ का इंतजाम हर साल मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि हर कदम जो दिल्ली के कच्ची आबादी के रिहायशियों को अमेरिकन ड्रीम के करीब लाता है वो सैयारे को तबाही के दहाने पर भी लाता है। अच्छी खबर यह है कि सैकड़ों सालों से इंसानियत ने इक्तिसादी तरक्की का लुत्फ उठाया है बगैर किसी माहौलियाती तबाही का शिकार हुए। इस अमल में बहुत सी दूसरी अनवा हलाक हो गईं और इंसानों को भी कई इक्तिसादी बहरानों और माहौलियाती आफात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तक हम हमेशा कामयाब रहे हैं। फिर भी मुस्तकबिल की कामयाबी किसी फितरत के कानून से जमानत शुदा नहीं है। कौन जानता है कि साइंस हमेशा मईशत को जमने से और माहौलियात को उबलने से बैक वक्त बचा पाएगी या नहीं। और चूंकि रफ्तार सिर्फ तेज होती जा रही है, गलती की गुंजाइश भी कम होती जा रही है। अगर पहले एक सदी में एक बार कोई हैरत अंगेज चीज ईजाद करना काफी होता था तो आज हमें हर 2 साल में एक मोजज़ा लाने की जरूरत है। हमें इस बात पर भी तशवीश होनी चाहिए कि माहौलियाती तबाही के मुख्तलिफ इंसानी तबकों के लिए मुख्तलिफ नताइज हो सकते हैं। तारीख में कोई इंसाफ नहीं है। जब आफत आती है तो गरीब लोग अमीरों से कहीं ज्यादा नुकसान उठाते हैं, चाहे अमीरों ने ही उस सानहे का सबब क्यों न बने हों। ग्लोबल वार्मिंग पहले ही अफ्रीकी खुश्क ममालिक के गरीब लोगों की जिंदगियों को अमीर मगरबी बाशिंदों की जिंदगियों से ज्यादा मुतासिर कर रही है। मुतजाद तौर पर साइंस की असल ताकत खतरे को बढ़ा सकती है क्योंकि ये अमीरों को लापरवाह बना देती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर गौर करें। ज्यादातर स्कॉलर्स और सियासतदानों की बढ़ती हुई तादाद ग्लोबल वार्मिंग की हकीकत और खतरे की शिद्दत को तस्लीम करती है। फिर भी इस तस्लीम ने अब तक हमारे असल रवैये को तब्दील नहीं किया। हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत बात करते हैं लेकिन अमली तौर पर इंसानियत तबाही को रोकने के लिए संजीदा इक्तिसादी, समाजी या सियासी कुर्बानियां देने को तैयार नहीं है। 2000 और 2010 के दरमियान इमिशंस में बिल्कुल कमी नहीं आई। उसके बरक्स वो 2.2% की सालाना शरह से बढ़े, जबकि 1970 और 2000 के दरमियान 1.3% की सालाना शरह से इजाफा हुआ था। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का मकसद रखता था, उसका मकसद सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था, न कि इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करना। फिर भी दुनिया के सबसे बड़े आलूदगी फैलाने वाले रियासत मुत्तहिदा ने इसकी तौसीक करने से इनकार कर दिया और अपनी इक्तिसादी नमू को सुस्त करने के खौफ से अपनी इमिशंस को नुमाया तौर पर कम करने की कोई कोशिश नहीं की। सोर्स: एमिशन डेटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च, एडगर। यूरोपियन कमीशन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तमाम बातें और तमाम कॉन्फ्रेंसें, समट और प्रोटोकॉल
अब तक आलमी ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकने में नाकाम रहे हैं। अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि एमिशंस सिर्फ इक्तिसादी बहरानों और जमूद के अदवार में कम होती हैं। इस तरह 2008 से 9 में ग्रीन हाउस एमिशंस में मामूली कमी कोपेनहेगन अकॉर्ड पर दस्तखत करने की वजह से नहीं बल्कि आलमी मालियाती बहरान की वजह से थी। दिसंबर 2015 में पेरिस अग्रीमेंट में मजीद पुरजोश अहदाफ मुकर्रर किए गए जो औसत दर्जा हरारत में इजाफे को सनती इनकलाब से पहले की सतह से 1.5 डिग्री ऊपर तक महदूद करने का मुतालबा करता है। लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए जरूरी बहुत से तकलीफदेह इक़दामात को 2030 के बाद या 21वीं सदी के दूसरे निस्फ तक मौखर कर दिया गया है। मौसर तरीके से ये गरम आलू अगली नस्ल के हवाले कर दिया गया है। मौजूदा इंतजामिया ग्रीन नजर आने से फौरी सियासी फवायद हासिल कर सकेंगी, जबकि इमिशंस को कम करने और नमो को सुस्त करने की भारी सियासी कीमतें मुस्तकबिल की इंतजामिया के लिए विरासत में छोड़ी जा रही है। उसके बावजूद तहरीर के वक्त जनवरी 2016 ये कतई तौर पर यकीन नहीं है कि अमरीका और दीगर सरकर्दा आलूदगी फैलाने वाले पेरिस अग्रीमेंट की तौसीक करेंगे। बहुत से सियासतदानों और वोटरों का ख्याल है कि जब तक मईशत बढ़ती रहेगी साइंसदान और इंजीनियर हमें हमेशा क़यामत से बचा सकते हैं। जब मौसमियाती तब्दीली की बात आती है तो बहुत से तरक्की पर हकीकी यकीन रखने वाले न सिर्फ मोजज़ात की उम्मीद करते हैं माइनस वो उसे फर्ज कर लेते हैं कि मोजज़ात होंगे। मुस्तकबिल के साइंसदानों के कुछ नामालूम दरियाफ्तों पर इन्हिसार करते हुए इंसानियत के मुस्तकबिल को खतरे में डालना कितना अकली है। दुनिया चलाने वाले ज्यादातर सदूर वुज़रा और सीईओज बहुत अकली लोग हैं। वो इस तरह का खतरा मोल लेने पर क्यों तैयार हैं? शायद इसलिए कि वो अपनी जाती मुस्तकबिल पर जुआ नहीं खेल रहे हैं। अगर हालात बद से बदतर भी हो जाएं और साइंस सैलाब को रोक न सके तब भी इंजीनियर एलैज तबके के लिए एक हाईटेक नोआज आर्क बना सकते हैं, जबकि अरबों दूसरे लोगों को डूबने के लिए छोड़ सकते हैं। इस हाईटेक आर्क पर यकीन फिलहाल इंसानियत और पूरे माहौलियाती निजाम के मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़े खतरात में से एक है। जो लोग हाईटेक आर्क पर यकीन रखते हैं उन्हें आलमी माहौलियात का इंचार्ज नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी वजह से कि जो लोग आसमानी आखिरत पर यकीन रखते हैं उन्हें जौहरी हथियार नहीं दिए जाने चाहिए। और गरीबों का क्या, वो एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर और जब सैलाब आएगा तो वो उसकी पूरी कीमत अदा करेंगे, ताहम वो इक्तिसादी जमूद की कीमत भी सबसे पहले अदा करेंगे। एक सरमायादाराना दुनिया में गरीबों की जिंदगियां तभी बेहतर होती हैं जब मईशत बढ़ती है। लिहाजा उनके किसी ऐसे कदम की हिमायत करने का इम्कान नहीं है जो मुस्तकबिल के माहौलियाती खतरात को कम करने के लिए मौजूदा इक्तिसादी नमू को सुस्त करने पर मबनी हो। माहौलियात की हिफाजत एक बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन जो लोग अपना किराया अदा नहीं कर सकते वो पिघलती हुई बर्फानी टोपियों से कहीं ज्यादा अपने ओवरड्राफ्ट के बारे में परेशान है। द राट रेस अगर हम काफी तेजी से दौड़ते रहें और इक्तिसादी तबाही और माहौलियाती इन्हितात दोनों को रोकने में कामयाब हो जाए तो ये दौड़ बजाते खुद बड़े मसाइल पैदा करती है। इनफरादी सतह पर उसके नतीजे में शदीद दबाव और तनाव पैदा होता है। सदियों की इक्तिसादी नमू और साइंसी तरक्की के बाद जिंदगी पुरसुकून और पुरअमन हो जानी चाहिए थी, कम अज कम सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में। अगर हमारे आबाओ अजदाद को मालूम होता कि हमारे पास कौन से औजार और वसाइल तैयार हैं तो वो अंदाजा लगाते कि हम यकीनी तौर पर आसमानी सुकून का लुत्फ उठा रहे होंगे, तमाम फिक्रों और परेशानियों से आजाद। हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। हमारी तमाम कामयाबियों के बावजूद हम मजीद काम करने और मजीद पैदा करने के मुसलसल दबाव को महसूस करते हैं। हम खुद को, अपने बॉस को, मॉर्टगेज को, हुकूमत को, स्कूल सिस्टम को इल्जाम देते हैं, लेकिन ये वाकई उनकी गलती नहीं है। ये जदीद डील है जिस पर हम सब ने अपनी पैदाइश के दिन दस्तखत किए थे। कबल जदीद दुनिया में लोग एक सोशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी में अदनैस क्लर्कों की तरह थे। वो अपनी हाजिरी लगाते और फिर किसी और का कुछ करने का इंतजार करते। जदीद दुनिया में हम इंसान कारोबार चलाते हैं, लिहाजा हम दिन रात मुसलसल दबाव में रहते हैं। इज्तिमाई सतह पर ये दौड़ मुसलसल हंगामों की सूरत इख्तियार करती है। जहां पहले समाजी और सियासी निजाम सदियों तक कायम रहते थे, आज हर नस्ल पुरानी दुनिया को तबाह करती है और उसकी जगह एक नई दुनिया बनाती है। जैसा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने शानदार तरीके से कहा है, जदीद दुनिया को यकीनी तौर पर गैर यकीनी और खलल की जरूरत है। तमाम मुकर्ररा ताल्लुकात और कदीम तासुबात बह जाते हैं और नए ढांचे इससे पहले कि वो मजबूत हो सकें पुराने हो जाते हैं। जो कुछ भी ठोस है हवा में पिघल जाता है। ऐसी अफरा तफरी वाली दुनिया में रहना आसान नहीं और उस पर हुकूमत करना तो और भी मुश्किल है। लिहाजा जदीदियत को सख्त मेहनत करने की जरूरत है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ना तो इंसानी अफराद और ना ही इंसानी इज्तिमा इस दौड़ से रिटायर होने की कोशिश करेंगे, उन तमाम तनाव और अफरातफरी के बावजूद जो ये पैदा करती है।
इस मकसद के लिए जदीदियत नमो को एक आलीज़े कदर के तौर पर बरकरार रखती है, जिसकी खातिर हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए और हर खतरा मोल लेना चाहिए। इज्तिमाई सतह पर हुकूमतों, फर्मों और तंजीमों को नमो के लिहाज से अपनी कामयाबी की पैमाइश करने की तरगीब दी जाती है और तवाजुन से इस तरह डरने को कहा जाता है जैसे ये शैतान हो। इनफरादी सतह पर हमें अपनी आमदनी और अपने मेयार जिंदगी को मुसलसल बढ़ाने की तरगीब दी जाती है, यहाँ तक कि अगर आप अपनी मौजूदा सूरत हाल से काफी मुतमईन हैं तब भी आपको मजीद के लिए कोशिश करनी चाहिए। कल की अय्याशियां आज की जरूरियात बन जाती हैं। अगर कभी आप एक 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में एक कार और एक डेस्कटॉप के साथ अच्छी तरह रह सकते थे, तो आज आपको 2 कारों और आईपॉड्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के एक मेजबान के साथ एक 5 बेडरूम वाला घर चाहिए। अफराद को मजीद चाहने पर कायल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लालच इंसानों में आसानी से आता है। बड़ा मसला रियासतों और गिरजाघरों जैसे इज्तिमाई इदारों को नए नजरिए के साथ चलने पर कायल करना था। हजारों सालों से मुआशरे इनफरादी ख्वाहिशात को रोकने और उन्हें किसी किस्म के तवाजुन में लाने की कोशिश करते रहे। ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि लोग अपने लिए ज्यादा से ज्यादा चाहते थे, लेकिन जब पाई का साइज मुकर्रर था तो समाजी हम आहंगी जब्त पर मुनहसिर थी। लालच बुरा था। जदीदियत ने दुनिया को उल्ट पलट कर रख दिया। इसने इंसानी गिरोहों को कायल किया कि तवाजुन अफरा तफरी से कहीं ज्यादा खौफनाक है, और चूंकि लालच तरक्की को फरोग देता है, ये एक अच्छी ताकत है। जदीदियत ने इसी के मुताबिक लोगों को मजीद चाहने की तरगीब दी और सदियों पुरानी नज़्मो ज़ब्त को खत्म कर दिया जिसने लालच को रोका था। नतीजे में पैदा होने वाली परेशानियों को आजाद मंडी की सरमायादारी ने बड़ी हद तक कम किया। यही वजह है कि ये खास नजरिया इतना मकबूल हुआ है। सरमायादाराना मुफक्किरीन बार बार हमें तसल्ली देते हैं, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, बशर्ती के माइशत बढ़े, मंडी का गैर मरी हाथ बाकी हर चीज का ख्याल रखेगा। इस तरह सरमायादारी ने एक हौसनाक और पुराशोभ निजाम को तकद्दुस बख्शा है जो तेजी से बढ़ता है बगैर किसी को ये समझे कि क्या हो रहा है और हम कहाँ दौड़ रहे हैं। कम्युनिज्म जो तरक्की पर भी यकीन रखता था, सोचता था कि वो अफरा तफरी को रोक सकता है और रियासती मंसूबा बंदी के जरिए तरक्की को मुनज़्ज़म कर सकता है। इब्तिदाई कामयाबियों के बाद ये बिल आखिर गड़बड़ वाली आजाद मंडी की सवारी से बहुत पीछे रह गया। आजाद मंडी की सरमायादारी को हदफ तनकीद बनाना आजकल दानिशवराना एजेंडे में सरफहरिस्त है। चूंकि सरमायादारी हमारी दुनिया पर हावी है, हमें वाकई उसकी खामियों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि वो तबाहकुन आफतों का सबब बने। फिर भी सरमायादारी पर तनकीद हमें उसके फवायद और कामयाबियों से अंधा नहीं करना चाहिए। अब तक ये एक हैरत अंगेज कामयाबी रही है, माइनस कम अज कम अगर आप मुस्तकबिल में होने वाली माहौलियाती तबाही के इम्कान को नजरअंदाज करते हैं, और अगर आप कामयाबी को पैदावार और नमू के पैमाने से नापते हैं। 2016 में हम एक दबाव और इंतशार भरी दुनिया में रह रहे होंगे, लेकिन तबाही और तशद्दुद की क़यामत की पेशगोइयां अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकें, जबकि मुसलसल नमू और आलमी ताउन के शर्मनाक वादे पूरे हुए हैं। अगरचे हम कभी कभार इक्तिसादी बहरानों और बैनुल अक़वामी जंगों का तजर्बा करते हैं, तवील अरसे में सरमायादारी न सिर्फ गालिब आने में कामयाब रही है, बल्कि कहत, वबा और जंग पर भी काबू पाया है। हजारों सालों से परवाहत, रब्बी और मुफ्ती ये वजाहत करते रहे कि इंसान अपनी कोशिशों से कहत, वबा और जंग पर काबू नहीं पा सकते। फिर बैंकर, सरमायाकार और सनतकार आए और 200 साल के अंदर अंदर उन्होंने बिल्कुल यही काम कर दिखाया। लिहाजा जदीद मुआहिदे ने हमें बेमिसाल ताकत का वादा किया था माइनस, और ये वादा पूरा हो चुका है। अब कीमत के बारे में क्या? ताकत के बदले में जदीद मुआहिदा हमसे माना तर्क करने की तवक्को रखता है। इंसानों ने इस खौफनाक मुतालबे को कैसे संभाला? उसकी तामील करने से आसानी से एक तारीख दुनिया जन्म ले सकती थी जो अखलाकियात, जमालियात और हमदर्दी से महरूम होती। फिर भी हकीकत यह है कि इंसानियत आज न सिर्फ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये कहीं ज्यादा पुरअमन और बाहमी ताउन पर मबनी भी है। इंसानों ने ये कैसे मुमकिन बनाया? देवताओं, जन्नत और जहन्नम से महरूम दुनिया में इखलाकियात, खूबसूरती और हतीज के हमदर्दी कैसे जिंदा रही और परवान चढ़ी। सरमायादार एक बार फिर तमाम क्रेडिट को मार्केट के गैर मरी हाथ को देने में जल्दी करते हैं। फिर भी मार्केट का हाथ अंधा भी है और गैर मरी भी, और खुद से इंसानी मुआशरे को कभी नहीं बचा सकता था। दर हकीकत हतीज के एक मुल्क का मेला भी किसी खुदा, बादशाह या चर्च की मदद के बगैर खुद को बरकरार नहीं रख सकता। अगर हर चीज बुकने के लिए हो, बुशमूल अदालतें और पुलिस, तो एतमाद खत्म हो जाता है, क्रेडिट गायब हो जाता है और कारोबार मुरझा जाता है। तो फिर जदीद मुआशरे को तबाही से किस चीज ने बचाया? इंसानियत को तलब व रसद के कानून ने नहीं, बल्कि एक नए इनकलाबी मजहब माइनस ह्यूमनिज्म माइनस के अरूज ने बचाया।
द ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन जदीद मुआहिदा हमें ताकत पेश करता है, इस शर्त पर कि हम एक अजीम कॉस्मिक प्लान पर अपने यकीन को तर्क कर दें जो जिंदगी को माना देता है। फिर भी जब आप इस मुआहिदे को करीब से देखते हैं तो आपको एक होशियार एस्केप क्लॉज मिलती है। अगर इंसान किसी तरह किसी अजीम कॉस्मिक प्लान से हासिल किए बगैर मानी तलाश करने में कामयाब हो जाए तो उसे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाता। ये एस्केप क्लॉज जदीद मुआशरे की निजात रही है, क्योंकि मानी के बगैर नज्म ज़ब्त को बरकरार रखना नामुमकिन है। जदीदियत का अजीम सियासी, फन्नी और मजहबी मंसूबा जिंदगी के ऐसे माना तलाश करना रहा है जो किसी अजीम कॉस्मिक प्लान में जुड़ा हुआ ना हो। हम किसी इलाही ड्रामे के अदाकार नहीं हैं और किसी को हमारी और हमारे आमाल की परवाह नहीं, लिहाजा कोई हमारी ताकत पर हदें नहीं लगाता माइनस। लेकिन हम फिर भी कायल हैं कि हमारी जिंदगियों का कोई मायने है। 2016 तक इंसानियत वाकई दोनों सरों से लाठी पकड़ने में कामयाब है, यानी दोनों फवायद हासिल करने में। हमारे पास न सिर्फ पहले से कहीं ज्यादा ताकत है बल्कि तमाम तवक्कुआत के बरक्स खुदा की मौत से समाजी इंतशार नहीं फैला। पूरी तारीख में पैगंबरों और फलासफरों ने दलील दी है कि अगर इंसानों ने एक अजीम कॉस्मिक प्लान पर यकीन करना छोड़ दिया तो तमाम कानून और नज्मो ज़ब्त खत्म हो जाएगा। फिर भी आज आलमी कानून और नज्मो ज़ब्त के लिए सबसे बड़ा खतरा बिल्कुल वही लोग हैं जो खुदा और उसके हमागीर मंसूबों पर यकीन रखना जारी रखे हुए हैं। खुदा परस्त शाम मुल्हिद हॉलैंड से कहीं ज्यादा पुरतशद्दद जगह है। अगर कोई कॉस्मिक प्लान नहीं है और हम किसी इलाही या फितरी कवानीन के पाबंद नहीं हैं तो समाजी इंतशार को क्या चीज रोकती है? ये कैसे मुमकिन है कि आप हजारों किलोमीटर का सफर कर सकते हैं एम्स्टरडैम से बुचारेस्ट तक या न्यू ऑर्लिन्स से मॉन्ट्रियल तक बगैर गुलामों के व्यापारियों के हाथों अगवा हुए, डाकुओं के घात लगाने या आपस में झगड़ने वाले कबाइल के हाथों मारे गए? लुक इनसाइड बेमानी और बेकानून वजूद का तरियाक ह्यूमनिज्म ने फराहम किया, एक इनकलाबी नया अकीदा जिसने पिछली चंद सदियों के दौरान दुनिया को फतह किया। ह्यूमनिस्ट मजहब इंसानियत की परस्तिश करता है और इंसानियत से इस हिस्से को अदा करने की तवक्को करता है जो ईसाइयत और इस्लाम में खुदा ने अदा किया और बुद्ध मत और दाओ मत में फितरत के कवानीन ने अदा किया। जबकि रिवायती तौर पर अजीम कॉस्मिक प्लान इंसानों की जिंदगी को माना देता था, ह्यूमनिज्म किरदारों को उल्ट देता है और इंसानों के तजुर्बात से अजीम कायनात को माना देने की तवक्को करता है। ह्यूमनिज्म के मुताबिक इंसानों को अपने अंदरूनी तजुर्बात से न सिर्फ अपनी जिंदगियों का मानी बल्कि पूरी कायनात का मानी भी अख्ज़ करना होगा। ये वो बुनियादी हुक्म है जो ह्यूमनिज्म ने हमें दिया है, एक बेमानी दुनिया के लिए माना पैदा करो। इसी मुनासबत से जदीदियत का मरकजी मजहबी इनकलाब खुदा पर ईमान खोना नहीं था बल्कि ये इंसानियत पर ईमान हासिल करना था। उसमें सदियों की मेहनत लगी, मुफक्किरीन ने पंफलेट लिखे, फनकारों ने नज़में और संफोनियां तरतीब दी, सियासतदानों ने सौदे किए माइनस और सब ने मिलकर इंसानियत को कायल किया कि वो कायनात को माना दे सकती है। ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन की गहराई और मुज़मरात को समझने के लिए गौर करें कि जदीद यूरोपी सकाफत कुरूने वस्तीज़ की यूरोपी सकाफत से कैसे मुख्तलिफ है। 1300 में लंदन, पेरिस या टोलेडो के लोग ये नहीं मानते थे कि इंसान खुद ही ये फैसला कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या खूबसूरत है और क्या बदसूरत है। सिर्फ खुदा ही अच्छाई, रास्तबाजी और खूबसूरती को तख्लीक और तारीफ कर सकता था। अगरचे इंसानों को मुनफरिद सलाहियतों और मौक़े से लुत्फानंदोज होते हुए देखा जाता था, उन्हें जाहिल और खराब होने वाली मखलूक भी समझा जाता था। बैरूनी निगरानी और रहनुमाई के बगैर इंसान कभी भी अबदी सच्चाई को नहीं समझ सकते थे और उसके बजाय फानी हिस्सी लज्जतों और दुनियावी फरेबों की तरफ माइल हो जाते थे। मजीद बुरा, कुरूने वस्ती के मुफक्किरीन ने इशारा किया कि इंसान फानी है और उनकी आरा और एहसासात हवा की तरह मुतज़लज़िल हैं। आज मुझे कोई चीज पूरे दिल से पसंद है, कल मैं इससे मुतनफिर हूं और अगले हफ्ते में मरकर दफन हो जाऊंगा। लिहाजा कोई भी माना जो इंसानी राय पर मुनहसिर है जरूरी तौर पर नाजुक और आर्जी है। मुतलक सच्चाइयां और जिंदगी और कायनात का माना लिहाजा किसी माफूकुल फितरत माखज़ से निकलने वाले किसी अबदी कानून पर मबनी होना चाहिए। इस नजरिए ने खुदा को न सिर्फ माना का बल्कि इख्तियार का भी सबसे बड़ा जरिया बना दिया। माने और इख्तियार हमेशा साथ साथ चलते हैं। जो भी हमारे अमाल का माना तय करता है, माइनस चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सही हों या गलत, खूबसूरत हों या बदसूरत, माइनस इसे हमें ये बताने का इख्तियार भी हासिल होता है कि क्या सोचना है और कैसा बर्ताव करना है। मानी और इख्तियार के माखज़ के तौर पर खुदा का किरदार महज एक फलसफियाना नजरिया नहीं था, उसने रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया। फर्ज करें कि 1300 में इंग्लैंड के किसी छोटे से कस्बे में एक शादीशुदा औरत को पड़ोसी पसंद आया और उसने उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया। जब वो मुस्कुराती हुई और अपनी पोशाक सीधी करती हुई चुपके से घर वापस आई तो उसके जहन में ख्यालात का हुजूम शुरू हो गया। ये सब क्या था?
मैंने ऐसा क्यों किया, क्या ये अच्छा था या बुरा, इससे मेरे बारे में क्या जाहिर होता है, क्या मुझे दोबारा ऐसा करना चाहिए। ऐसे सवालात का जवाब देने के लिए औरत को मकामी परवहत के पास जाना पड़ता, एतराफ करना पड़ता और मुकद्दस बाप से रहनुमाई मांगनी पड़ती। परवहत सहीफों से अच्छी तरह वाकिफ था और ये मुकद्दस नुसूस इसे बिल्कुल वही बताते थे जो खुदा जिना के बारे में सोचता था। खुदा के अबदी कलाम की बुनियाद पर परवहत बिलाशुबा ये तय कर सकता था कि औरत ने एक मोहलिक गुनाह किया है कि अगर उसने कफारा अदा न किया तो वो जहन्नुम में जाएगी और ये कि इसे फौरी तौर पर तौबा करनी चाहिए। आने वाली सलीबी जंग के लिए 10 सोने के सके अतिया करने चाहिए। अगले 6 माह तक गोश्त खाने से परहेज करना चाहिए और कैंटरबरी में सेंट थॉमस ए बैकेट के मकबरे का हज करना चाहिए। और ये कहने की जरूरत नहीं कि उसे कभी भी अपना खौफनाक गुनाह दोहराना नहीं चाहिए। आज हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। सदियों से ह्यूमनिज्म हमें ये यकीन दिलाता रहा है कि हम माना का हतमी जरिया है और इसलिए हमारा फ्री विल तमाम इख्तियारात में सबसे आलीज है। किसी बैरूनी हस्ती का इंतजार करने के बजाय कि वो हमें बताए कि क्या सही है, हम अपने एहसासात और ख्वाहिशात पर भरोसा कर सकते हैं। बचपन से ही हम पर ह्यूमनिस्ट नारों की बमबारी की जाती है जो हमें नसीहत करते हैं, अपनी सुनो, अपने दिल की पैरवी करो, अपने आप से सच्चे रहो, खुद पर भरोसा करो, जो अच्छा लगे वो करो। जॉन जॉक रूसो ने अपने नावल एमील में उन सब का खुलासा किया जो 18वीं सदी की एहसास की बाइबल था। रूसो का कहना था कि जिंदगी में तर्ज अमल के उसूल तलाश करते वक्त उसने उन्हें अपने दिल की गहराइयों में पाया। फितरत ने ऐसे हरूफ में लिखे जो कोई मिटा नहीं सकता। मुझे सिर्फ इस बारे में अपने आप से मशवरा करने की जरूरत है कि मैं क्या करना चाहता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो मुझे बुरा लगता है वो बुरा है। इसी के मुताबिक जब एक जदीद औरत अपने किसी मुआशरे के मानी को समझना चाहती है तो वो परवहत या किसी कदीम किताब के फैसलों को आंखें बंद करके कबूल करने का बहुत कम इम्कान रखती है। उसके बजाय वो अपने एहसासात का बगौर जायजा लेगी। अगर उसके एहसासात बहुत वाज़ेह नहीं हैं तो वो एक अच्छी दोस्त को बुलाएगी, काफी के लिए मिलेगी और अपना दिल खोल कर रख देगी। अगर हालात अब भी मुबहम है तो वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाएगी और उसे सब कुछ बताएगी। नजरियाती तौर पर जदीद थेरेपिस्ट वही जगह रखता है जो कुरून वस्ती का परवहत रखता था और दोनों पेशों का मुवाजना करना एक बहुत पुरानी कलिशा है। फिर भी अमली तौर पर एक बहुत बड़ी खाई उन्हें अलग करती है। थेरेपिस्ट के पास कोई मुकद्दस किताब नहीं होती जो अच्छाई और बुराई की तारीफ करे। जब औरत अपनी कहानी खत्म करती है तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि थेरेपिस्ट अचानक बोल उठेगा, ए बदकार औरत, तुमने एक खौफनाक गुनाह किया है। ये भी उतना ही बईद है कि वो कहेगा, शानदार, तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके बजाय औरत ने जो कुछ भी किया हो और कहा हो, थेरेपिस्ट ज्यादातर मुमकिन तौर पर एक हमदर्दाना आवाज में पूछेगा, अच्छा, जो कुछ हुआ इसके बारे में आप कैसा महसूस करती हैं। ये सच है कि थेरापिस्ट की किताबों की अलमारी फ्रॉइड, जुंग और डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM के बोझ तले झुकी हुई है। फिर भी ये मुकद्दस सहीफे नहीं है। DSM जिंदगी की बीमारियों की तशखीस करता है, जिंदगी के माने की नहीं। ज्यादातर माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि सिर्फ इंसानी एहसासात ही हमारे आमाल के हकीकी मानी का तयन करने के मजाज हैं। लिहाजा थेरेपिस्ट अपने मरीज के मुआशरे के बारे में कुछ भी सोचे और फ्रॉइड, जुंग और DSM आमतौर पर मुआशकों के बारे में कुछ भी सोचें। थेरेपिस्ट को अपने ख्यालात मरीज पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। उसके बजाय उसे अपने दिल के सबसे खुफिया खानों का जायजा लेने में उसकी मदद करनी चाहिए। वहीं और सिर्फ वहीं इसे जवाबात मिलेंगे। जबकि कुरून वस्ती के पादरियों का खुदा से सीधा राब्ता था और वो हमारे लिए अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकते थे। जदीद थेरेपिस्ट्स मोहने हमें अपने अंदरूनी एहसासात से राब्ता कायम करने में मदद करते हैं। ये जुज़वी तौर पर शादी के इदारे की बदलती हुई तकदीर की वजाहत करता है। कुरून वस्तीज में शादी को खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा एक रस्म समझा जाता था और खुदा ने बाप को भी इख्तियार दिया था कि वो अपनी मर्जी और मुफादात के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करे। लिहाजा एक गैर इज़्दवाजी ताल्लुक खुदा और वालिदैन दोनों की अथॉरिटी के खिलाफ एक खुली बगावत था। ये एक मोहलक गुनाह था, चाहे मोहब्बत करने वालों ने उसके बारे में कुछ भी महसूस किया या सोचा। आज लोग मोहब्बत की खातिर शादी करते हैं और ये उनके अंदरूनी एहसासात हैं जो इस बंधन को अहमियत देते हैं। लिहाजा अगर वही एहसासात जो कभी आपको एक आदमी के बाजुओं में ले गए थे अब आपको किसी दूसरे के बाजुओं में ले जा रहे हैं तो उसमें क्या गलती है। अगर एक गैर इज़्दवाजी ताल्लुक 20 साल के आपके शरीक हयात से मुतमईन न होने वाली जज्बाती और जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करता है और अगर आपका नया महबूब मेहरबान, पुरजोश और आपकी जरूरियात के लिए हसास है तो इसका लुत्फ क्यों न उठाया जाए। लेकिन एक मिनट ठहरें,
आप कह सकते हैं, हम दूसरे मुतालिका फरीकों के जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। औरत और उसका आशिक एक दूसरे के बाजुओं में बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके मुताल्लिका शरीक हयात को पता चल जाए तो हर कोई शायद काफी अरसे तक बुरा महसूस करेगा, और अगर उससे तलाक हो जाती है तो उनके बच्चे दहाइयों तक जज्बाती दाग उठा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मामला कभी जाहिर न हो, उसे छुपाने में बहुत ज्यादा तनाव होता है, और ये बेगानगी और रंजिश के बढ़ते हुए एहसासात का बायस बन सकता है। ह्यूमनिस्ट एथिक्स में सबसे दिलचस्प बहसें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी सूरत हाल से मुताल्लिक हैं, जब इंसानी एहसासात आपस में टकराते हैं। क्या होता है जब एक ही अमल एक शख्स को अच्छा महसूस कराता है और दूसरे को बुरा महसूस कराता है? हम एहसासात का एक दूसरे के खिलाफ कैसे वजन करते हैं? क्या दोनों मोहब्बत करने वालों के अच्छे एहसासात उनके शरीक हयात और बच्चों के बुरे एहसासात पर भारी हैं? आप इस खास सवाल के बारे में क्या सोचते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस किस्म के दलाइल को समझना कहीं ज्यादा अहम है जो दोनों फरीक इस्तेमाल करते हैं। जदीद लोगों के गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन उनकी जो भी पोजीशन हो वो उसे मुकद्दस सहीफों और इलाही अहकामात के बजाय इंसानी एहसासात के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। ह्यूमनिज्म ने हमें सिखाया है कि कोई चीज सिर्फ उस सूरत में बुरी हो सकती है जब वो किसी को बुरा महसूस कराए। कत्ल गलत नहीं है इसलिए कि किसी देवता ने कभी कहा था तो कत्ल नहीं करेगा, बल्कि कत्ल गलत है क्योंकि ये मुतासिरा, इसके खानदान के अफराद और उसके दोस्तों और जानने वालों को शदीद तकलीफ पहुंचाता है। चोरी गलत नहीं है इसलिए कि कोई कदीम मतन कहता है तो चोरी नहीं करेगा, बल्कि चोरी गलत है क्योंकि जब आप अपनी मलकियत खो देते हैं तो आपको उसके बारे में बुरा लगता है। और अगर कोई अमल किसी को बुरा महसूस नहीं कराता तो उसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर वही कदीम मतन कहता है कि खुदा ने हमें इंसानों या जानवरों की कोई तस्वीर बनाने से मना किया है, एक्सोडस 20:4, लेकिन मुझे ऐसी शक्लें तराशना अच्छा लगता है और मैं इस अमल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता माइनस, तो उसमें क्या गलत हो सकता है? यही मंतिक हम जिन्स परस्ती पर मौजूदा बहसों पर भी गालिब है। अगर दो बालिग मर्द एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात से लुत्फअंदोज होते हैं और ऐसा करते हुए वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो ये गलत क्यों होना चाहिए और हमें इसे गैर कानूनी क्यों करार देना चाहिए? ये उन दो मर्दों के दरमियान एक निजी मामला है और वो अपने अंदरूनी एहसासात के मुताबिक इसके बारे में फैसला करने के लिए आजाद हैं। कुरूने वस्तीज में अगर दो मर्दों ने एक पादरी के सामने ये एतराफ किया होता कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की, तो उनके अच्छे एहसासात पादरी के तबाहकुन फैसले को तब्दील नहीं करते, माइनस दर हकीकत उनकी खुशी सिर्फ सूरत हाल को मजीद खराब करती। आज इसके बरक्स अगर दो मर्द एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें बताया जाता है अगर अच्छा लगता है माइनस तो करो, किसी पादरी को अपने दिमाग से खेलने मत दो, बस अपने दिल की पैरवी करो, तुम्हें सबसे बेहतर मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। दिलचस्प बात यह है कि आजकल मजहबी जुनूनी भी अवामी राय को मुतासिर करने के लिए इस ह्यूमनिस्टिक डिस्कोर्स को अपनाते हैं। मिसाल के तौर पर पिछली दहाई से हर साल इसराइली LGBT कम्युनिटी यरूशलेम की गलियों में गे परेड का इनेकाद करती है। ये तनाजुआत से भरे इस शहर में हम आहंगी का एक मुनफरिद दिन होता है, क्योंकि ये वो वाहिद मौका है जब मजहबी यहूदी, मुसलमान और ईसाई अचानक एक मुश्तरका वजह तलाश कर लेते हैं, माइनस वो सब मिलकर गे परेड के खिलाफ गुस्सा करते हैं। ताहम जो चीज वाकई दिलचस्प है वो दलील है जो वो इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं कहते आपको गे परेड नहीं करना चाहिए क्योंकि खुदा हम जिन्स परस्ती को मना करता है, बल्कि वो हर दस्तयाब माइक्रोफोन और टेलीविजन कैमरे को समझाते हैं कहीरोशलम के मुकद्दस शहर से गे परेड का गुजरना हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाता है। जिस तरह गे पीपल हमसे अपने जज्बात का एहतराम करने को कहते हैं, इसी तरह उन्हें भी हमारे जज्बात का एहतराम करना चाहिए। 7 जनवरी 2015 को मुसलमान जुनूनियों ने फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्दो के कई अमले के अरकान का कत्ले आम किया क्योंकि मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद के खाके शाया किए थे। अगले दिनों में बहुत सी मुस्लिम तंजीमों ने इस हमले की मजम्मत की, फिर भी कुछ लीकन की शर्त शामिल करने से बाज न आ सके। मिसाल के तौर पर इजिप्शियन जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने दहशतगर्दों की तरफ से तशद्दुद के इस्तेमाल की मजम्मत की और साथ ही मैगजीन की भी मजम्मत की कि इस ने दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। गौर करें कि सिंडिकेट ने मैगजीन को खुदा की मर्जी की नाफरमानी करने का इल्जाम नहीं लगाया, उसे ही हम तरक्की कहते हैं। हमारे एहसासात न सिर्फ हमारी निजी जिंदगियों बल्कि समाजी और सियासी अमल के लिए भी माना फराहम करते हैं। जब हम ये जानना चाहते हैं कि मुल्क पर कौन हुकूमत करे, कौन सी खारजा पॉलिसी अपनाई जाए और कौन से इख्तिसादी इक़दामात किए जाएं, तो हम सहीफों में जवाबात नहीं ढूंढते, ना ही हम पोप या काउंसिल ऑफ नोबल लॉरियट्स के अहकामात की पैरवी करते हैं, बल्कि ज्यादातर ममालिक में
हम जमहूरी इंतखाबात कराते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो मौजूदा मामले के बारे में क्या सोचते हैं। हमारा मानना है कि वोटर सबसे बेहतर जानता है और ये कि इनफिरादी इंसानों के आज़ाद इंतखाब ही हतमी सियासी इख्तियार है। फिर भी वोटर को कैसे मालूम होता है कि क्या मुंतखब करना है? नजरियाती तौर पर कम अज कम वोटर को अपने अंदरूनी एहसासात से मशवरा करना और उनकी रहनुमाई की पैरवी करना होता है। ये हमेशा आसान नहीं होता। अपने एहसासात से जुड़ने के लिए मुझे खाली प्रोपेगंडा नारों, बेरहम सियासतदानों के लामतनाही झूठ, चालाक स्पिन डॉक्टर्स के जरिए पैदा होने वाले परेशान कुन शोर और कराए के माहिरीन की सीखी हुई आरा को छांटना होता है। मुझे इस सब शोर को नजरअंदाज करना होता है और सिर्फ अपनी मुस्तनद अंदरूनी आवाज पर तवज्जो देनी होती है। और फिर मेरी मुस्तनद अंदरूनी आवाज मेरे कान में सरगोशी करती है, वोट कैमरॉन या वोट मोदी या वोट क्लिंटन या जो भी हो, और मैं बेल्ट पेपर पर इस नाम के आगे एक क्रॉस लगाता हूं माइनस, और इस तरह हमें मालूम होता है कि मुल्क पर कौन हुकूमत करे। कुरूने वसीज में उसे हमाकत की इंतहा समझा जाता। जाहिल आम आदमियों के लम्हाती एहसासात अहम सियासी फैसलों के लिए मुश्किल से ही कोई मजबूत बुनियाद थे। जब इंग्लैंड वॉर्स ऑफ द रोजेस से दो चार था तो किसी ने भी कौमी रिफरेंडम के जरिए तनाजा खत्म करने का नहीं सोचा, जिसमें हर किसान और औरत ने लैंकास्टर या यॉर्क के लिए वोट डाला। इसी तरह जब पोप अर्बन दूसरा ने 1095 में पहली सलीबी जंग शुरू की तो उसने ये दावीज नहीं किया कि ये लोगों की मर्जी थी, ये खुदा की मर्जी थी। सियासी इख्तियार आसमान से नाजिल होता था माइनस ये फानी इंसानों के दिलों और दिमागों से ऊपर नहीं उठता था। होली स्पिरिट एक कबूतर के रूप में बादशाह क्लोविस के बपतिस्मा के लिए मुकद्दस तेल से भरी एक अम्पुल्ला पहुंचा रहा है, जो फ्रैंकिश किंगडम का बानी है। ग्रांड क्रॉनिक दे फ्रांस 1300 ईसी के लगभग से मिसाल। फ्रांस के बानी अफसाने के मुताबिक ये अम्पुल्ला उसके बाद रेम्स कैथीड्रल में रखी गई और बाद में तमाम फ्रांसीसी बादशाहों को उनकी ताजपोशी पर इलाही तेल से मसा किया गया। हर ताजपोशी में एक मोजज़ा शामिल होता था, क्योंकि खाली अम्पुल्ला खुद ब खुद तेल से भर जाती थी। उससे जाहिर होता था कि खुदा ने खुद बादशाह का इंतखाब किया और उसे अपनी बरकत दी। अगर खुदा लुई नौवां या लुई 14वां या लुई 16वां को बादशाह नहीं बनाना चाहता था तो अम्पुल्ला दोबारा नहीं भरती। कॉपीराइट अलामत बिब्लियोथेक नेशनल द फ्रांस RCA 02764 ग्रांद क्रोनिक द फ्रांस द शाल 5वां फोलियो 12V। अखलाकियात और सियासत के बारे में जो सच है वो जमालियात के बारे में भी सच है। कुरूने वसतीज में फन मारूजी मेयारों से चलता था। खूबसूरती के मेयार इंसानी फैशन की अक्कासी नहीं करते थे, बल्कि इंसानी ज़ौक़ को माफोकुल फितरत अहकामात के मुताबिक होना चाहिए था। ये इस दौर में मुकम्मल तौर पर माना खेज था जब लोग ये मानते थे कि फन इंसानी एहसासात के बजाय माफोकुल फितरत कुव्वतों से मुतासिर होता था। मुसव्विरों, शायरों, मौसीकारों और मेमारों के हाथ मुबैयना तौर पर म्यूज़िज़, फरिश्तों और होली स्पिरिट से हरकत करते थे। कई बार जब एक मौसीकार ने एक खूबसूरत हमद लिखी तो मौसीकार को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता था, उसी वजह से जो कलम को नहीं दिया जाता था। कलम को इंसानी उंगलियों ने पकड़ा और हिदायत दी थी, जो बदले में खुदा के हाथ से पकड़ी और हिदायत दी गई थी। कुरूने वस्तीज के उलमा एक क्लासिकी यूनानी नजरिए पर कायम थे, जिसके मुताबिक आसमान में सितारों की हरकतें आसमानी मौसीकी पैदा करती हैं जो पूरी कायनात में फैल जाती है। इंसान जिस्मानी और जहनी सेहत से लुत्फानंदोज होते हैं जब उनके जिस्म और रूह की अंदरूनी हरकतें सितारों की पैदा करदा आसमानी मौसीकी के साथ हम आहंगी में होती। इंसानी मौसीकी को इसलिए कायनात की इलाही धुन की बाज़गश्त करनी चाहिए, न कि खून और गोश्त के मौसीकारों के ख्यालात और नखरों की अक्कासी करे। सबसे खूबसूरत हमदें, गाने और धने आमतौर पर किसी इंसानी फनकार की जहानत को नहीं बल्कि इलाही इल्हाम को मंसूब की जाती थीं। पोप ग्रिगोरी आजम अपने नाम से मंसूब ग्रिगोरियन चांट्स तरतीब दे रहे हैं। होली स्पिरिट अपने पसंदीदा कबूतर के रूप में इनके दाएं कंधे पर बैठा है, उनके कान में चांट्स सरगोशी कर रहा है। होली स्पिरिट चांट्स का हकीकी मुसन्नफ है, जबकि ग्रिगोरी सिर्फ एक जरिया है। खुदा फन और खूबसूरती का हतमी माखज है। मैन्यूस्क्रिप्ट रजिस्ट्रम ग्रिगोरी C0.983 कॉपीराइट अलामत आर्चिव गर्स्टनबर्ग उल्स्टाइन बिल्ड वाया गेटी इमेजेस। ऐसे ख्यालात अब रिवाज में नहीं है। आज ह्यूमनिस्ट्स का मानना है कि फनकाराना तख्लीक और जमालियाती कदर का वाहिद माखज इंसानी एहसासात हैं। मौसीकी हमारी अंदरूनी आवाज से तख्लीक और परखी जाती है, जिसे ना तो सितारों की धुनों की पैरवी करनी पड़ती है और ना ही म्यूज़िज़ और फरिश्तों के अहकामात की, क्योंकि सितारे खामोश हैं जबकि म्यूज़िज़ और फरिश्ते सिर्फ हमारे अपने तखय्युल में मौजूद हैं। जदीद फनकार खुदा के बजाय अपने और अपने एहसासात से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा कोई ताज्जुब नहीं कि जब हम फन का जायजा लेने आते हैं तो हम अब किसी मारूजी मेयार पर यकीन नहीं रखते। इसके बजाय हम एक बार फिर अपने सब्जेक्टिव एहसासात की तरफ रुजू करते हैं।
अखलाकियात में ह्यूमनिस्ट का नारा है, अगर अच्छा लगता है माइनस तो करो। सियासत में ह्यूमनिज्म हमें हिदायत देता है, कंप्यूटर सबसे बेहतर जानता है। जमालियात में ह्यूमनिज्म कहता है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। नतीजतन फन की तारीफ ही बहस का मौजू बन गई है। 1917 में मार्सेल दुशाम्प ने एक आम बड़े पैमाने पर तैयार करदा यूरिनल लिया, उसे फाउंटेन का नाम दिया, नीचे अपने दस्तखत किए, उसे एक फन पारा करार दिया और उसे पेरिस के एक अजायब घर में रखा। कुरूने वस्तीज के लोग उस पर बहस करने की जहमत भी न करते। ऐसी मुकम्मल बकवास पर ऑक्सीजन क्यों जाया की जाए? फिर भी जदीद ह्यूमनिस्ट दुनिया में दुशाम्प के काम को एक अहम फनकाराना संग मेल समझा जाता है। दुनिया भर के लातादाद क्लासरूम्स में पहले साल के फन के तालिब इल्मों को दुशाम्प के फाउंटेन की एक तस्वीर दिखाई जाती है और उस्ताद के इशारे पर हर तरफ हंगामा बर्पा हो जाता है। ये फन है? नहीं, ये नहीं है। हाँ, ये है। नामुमकिन। तुलबा को कुछ देर शोर मचाने देने के बाद उस्ताद ये पूछकर बहस को मरकूज करता है कि फन बिल्कुल क्या है और हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई चीज फन पारा है या नहीं। चंद मजीद मिनटों की बहस व मुबाहिसा के बाद उस्ताद क्लास को सही सिमत में ले जाता है। फन वो सब कुछ है जिसे लोग फन समझते हैं और खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। अगर लोग समझते हैं कि एक यूरिनल फन का एक खूबसूरत नमूना है माइनस तो ये है। ऐसी कौन सी आलीज अथॉरिटी है जो लोगों को ये बता सकती है कि वो गलत हैं? आज दुशाम्प के मास्टरपीस की नकलें दुनिया के कुछ अहम तरीन अजायब घरों में पेश की जाती हैं, जिनमें सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा, टेट गैलरी लंदन और पोम्पिडू सेंटर पेरिस शामिल हैं। ये नकलें अजायब घरों के शोरूम्स में रखी जाती हैं, लैबोरेटरीज में नहीं। ऐसी ह्यूमनिस्ट अप्रोचेज ने इक्तिसादी मैदान पर भी गहरा असर डाला है। क़ुरूने वसतीज़ में गिल्ड्स पैदावारी अमल को कंट्रोल करते थे, जिससे इनफरादी कारीगरों और गाहकों की पहल या ज़ौक़ के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती थी। बढ़ियों की गिल्ड तय करती थी कि कौन सी कुर्सी अच्छी है, बेकरों की गिल्ड अच्छी रोटी की तारीफ करती थी और मास्टर सिंगर गिल्ड फैसला करती थी कि कौन से गाने बेहतरीन हैं और कौन से बेकार हैं। दरे असना शहजादे और शहरी कौंसलें तनख्वाहों और कीमतों को कंट्रोल करती थीं। कभी कभार लोगों को गैर काबिले तबादला कीमत पर मुकर्ररा मिकदार में सामान खरीदने पर मजबूर करती थीं। जदीद फ्री मार्केट में ये तमाम गिल्ड्स, काउंसिल्स और शहजादे एक नई अलेज अथॉरिटी माइनस गाहक की फ्री विल माइनस से तब्दील हो गए हैं। फर्ज करें कि टोयोटा बेहतरीन गाड़ी बनाने का फैसला करती है। वो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देती है। ये बेहतरीन इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की खिदमात हासिल करती है। बेहतरीन माहिरीन तबीयात और माहिरीन माशियात को इकट्ठा करती है और कई माहिरीन समाजियात और माहिरीन नफ्सियात से भी मशवरा करती है। महफूज रहने के लिए वो एक या दो नोबेल लॉरिएट, एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस और कुछ आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों को भी शामिल करते हैं। 5 साल की तहकीक और तरक्की के बाद वो बेहतरीन गाड़ी की नकाब कुशाई करते हैं। लाखों गाड़ियां तैयार की जाती हैं और दुनिया भर की कार एजेंसियों को भेजी जाती हैं, फिर भी कोई भी गाड़ी नहीं खरीदता। क्या इसका मतलब ये है कि गाहक गलती कर रहे हैं और ये कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके लिए क्या अच्छा है? नहीं, एक फ्री मार्केट में गाहक हमेशा सही होता है। अगर गाहक उसे नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी गाड़ी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तमाम पादरी और मिला हर पुलपिट से चीखते हैं कि ये एक शानदार गाड़ी है माइनस। अगर गाहक इसे मुस्तरद करते हैं तो ये एक बुरी गाड़ी है। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो गाहकों को बताए कि वो गलत हैं, और खुदा ना करे कि कोई हुकूमत शहरियों को इनकी मर्जी के खिलाफ कोई खास गाड़ी खरीदने पर मजबूर करने की कोशिश करे। कारों के बारे में जो सच है वो तमाम दूसरी मसनूआत के बारे में भी सच है। मिसाल के तौर पर अपसाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लाइफ एंडरसन को सुने। वो ज़रई जानवरों की जेनेटिक इन्हांसमेंट में महारत रखते हैं ताकि तेजी से बढ़ने वाले सौर, ज्यादा दूध देने वाली गायें और अपनी हड्डियों पर इजाफी गोश्त वाली मुर्गियां पैदा की जा सके। अखबार हारत्स के लिए एक इंटरव्यू में रिपोर्टर नौमी दारून ने एंडरसन को इस हकीकत से आगाह किया कि ऐसी जेनेटिक मैनिपुलेशंस जानवरों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकती हैं। आज भेबातर दूध देने वाली गायों के थन इतने भारी होते हैं कि वो बमुश्किल चल पाती हैं, जब कहाब ग्रेड शुदा मुर्गियां खड़ी भी नहीं हो सकती। प्रोफेसर एंडरसन का पुख्ता जवाब था, हर चीज इनफरादी गाहक और इस सवाल पर मुनहसर है कि गाहक गोश्त के लिए कितना अदा करने को तैयार है। हमें याद रखना चाहिए कि मौजूदा आलमी गोश्त की खपत की सतह को बेहतर जदीद मुर्गी के बगैर बरकरार रखना नामुमकिन होगा। अगर गाहक हमसे सिर्फ सस्ता तरीन गोश्त मांगते हैं मेनस, तो गाहकों को वही मिलेगा। गाहकों को ये फैसला करने की जरूरत है कि उनके लिए क्या सबसे अहम है, माइनस कीमत या कुछ और।